हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज पावर इन एसी सर्किट। मतलब एसी सर्किट कितनी पावर कंज्यूम करता है। अब आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो एसी सर्किट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, या तो रजिस्टर या इंडक्टर या कैपेसिटर या फिर इनके कॉम्बिनेशन, जैसे आरएल सर्किट, आरसी सर्किट या फिर एलसीआर सर्किट। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं कि एवरेज पावर क्या होती है और क्यों होती है और निकाल क्यों रहे हैं। सब कुछ आज डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप जानते होंगे इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है। तो बच्चों, इंस्टेंटेनियस पावर जो होगा वो दो चीज़ों के मल्टीप्लाई से मिलेगा। वो होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट। ये बच्चों याद रखेगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट। ये क्लास आपने 10th में भी सुना होगा। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है। अब बच्चों, आप जानते हैं एसी सर्किट में वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है। तो बच्चों, वोल्टेज की इक्वेशन होती है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट की इक्वेशन जो है फिक्स नहीं है। कभी हम यहाँ पर रफ में चेक करें करंट की इक्वेशन क्या होती है तो आप कहेंगे सर हमें तो पता है। तो आप कहेंगे कि करंट की इक्वेशन होती है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। पर मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा, टोकना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ये किस केस में होती है, जब आर सर्किट होता है। आपको याद होगा आर सर्किट में वोल्टेज और करंट जो होता है सेम फेस में होता है। और सेम फेस का मतलब इन दोनों के बीच फेस एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। पर कभी हम एल सर्किट की बात करें, याद कीजिए एल सर्किट का डायग्राम हमने बहुत बार बनाया है। एल सर्किट में करंट हमेशा लैग करता है और वोल्टेज हमेशा आगे चलता है। सर कितने से, 90 डिग्री से लैग करता है। इसका मतलब करंट जो होगा वो क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। याद होगा बच्चों, माइनस पाई बाय 2 आता है। यहाँ पर क्यों आता है, ये लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से पढ़ा है। आप कभी ध्यान से देखें तो करंट हमेशा लैग करता है कितने एंगल से, 90 डिग्री से लैग करता है। पर कभी हम कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो कैपेसिटिव सर्किट में याद होगा करंट लीड करता था। लीड करना मतलब करंट यहाँ बनता था और वोल्टेज जो है वो यहाँ बनता है। तो बच्चों आपको याद होगा करंट लीड करता है। तो लीड कितने एंगल से लीड करता है, तो आप कहेंगे सर पाई बाय 2 से लीड करता है, पाई बाय 2 से। तो यहां पर इक्वेशन याद होगी आपको, बनी थी ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये भी आपको याद होना चाहिए। कभी हम RL का कॉम्बिनेशन देखें तो RL के कॉम्बिनेशन में याद होगा करंट जो है वो लैग कर रहा था, वो भी कितने एंगल से, तो याद कीजिए करंट लैग कर रहा था वो भी कितने एंगल से, 5 एंगल से। हमने लास्ट लेक्चर में RL पढ़ा था, RC सर्किट पढ़ा था। और RC सर्किट की बात करें तो आरसी सर्किट में करंट जो है वो लीड कर रहा था, वो भी कितने एंगल से, वो भी 5 एंगल से लीड कर रहा था। ये सब कुछ लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। और कभी हम एलसीआर सर्किट की बात करें जो कि कॉम्बिनेशन था, तो कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि करंट जो है वो 2 केस कर सकता है, या तो लीडिंग भी कर सकता है और लैगिंग भी कर सकता है। इसका मतलब यहां पर प्लस माइनस 5 आएगा। करंट लीड भी कर रहा था और लैग भी कर रहा था। आपको शायद से याद होगा इनके हमने फेजर डायग्राम बनाए थे। फेजर डायग्राम नहीं याद हो तो बता दूं, आरएल सर्किट का फेजर डायग्राम याद होगा। यहां पर करंट था, यहां पर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर था और यहां वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर था और इनका रिजल्टेंट कहीं यहां निकल रहा था। याद कीजिए, तो यहां पर देखिए करंट लैग कर रहा था, करंट लैग कर रहा है कितने एंगल से, 5 एंगल से। और वही आरसी सर्किट की बात करें तो आरसी सर्किट में कुछ याद कीजिए, यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर था या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर था और यहाँ पर रिजल्टेंट बना था जिसकी वजह से करंट लीड कर रहा था कितने एंगल से, 5 एंगल से।
पर कभी आपको याद होगा LCR सर्किट में करंट लीड भी कर रहा था और लैग भी कर रहा था। उसमें दो केस बने थे, VL बड़ा हो VC से या फिर VC बड़ा हो VL से। तो बच्चों एक कंटिन्यूएशन लेक्चर है, लास्ट लेक्चर को जरूर पढ़े, तो ये बच्चों आपको याद होगा। तो आप बताएं, आप करंट की इक्वेशन को क्या लिखेंगे? आप कभी करंट की इक्वेशन को I नॉट साइन ओमेगा टी लिख देते हैं, तो यहां पर आप स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं? R सर्किट की। तो मैं यहां पर सिर्फ यहां कहीं R सर्किट लिखा है क्या? नहीं। आप क्या कहेंगे, सर यहां R नहीं AC सर्किट लिखा है। तो यहां पर मैं साइन ओमेगा टी नहीं लिखूंगा, क्योंकि लिख दिया तो ये R सर्किट स्पेसिफिकली के लिए हो जाएगा। और कभी मैं -π/2 लिख देता हूं, तो -π/2 का मतलब तो ये हो जाएगा कि आप L सर्किट की बात कर रहे हैं। और कभी मैं I = I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिख देता हूं, तो आप कहेंगे सर आप तो C सर्किट की बात कर रहे हैं। मैं यहां पर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइ लिख देता हूं, तो आप कहेंगे कि सर आप तो अब RL सर्किट की बात कर रहे हैं। और कभी ओमेगा टी प्लस फाइ लिख देता हूं, तो आप कहेंगे RC सर्किट की बात कर रहा हूं। तो हम किसी एक पर्टिकुलर सर्किट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों? AC सर्किट की। और AC सर्किट तीन चीजों से मिलकर बनता है, R L C। हाँ है ना बच्चों? तो यहां पर हम ऐसी चीज यूज करेंगे जिसमें सारे के सारे केस एक बार में आ जाए। आप बता सकते हैं कौन सा केस है जिसमें सबकी सब आ जाए? तो आप कहेंगे सर LCR सर्किट सारे ऐसा है जिसमें सबके सब आ जाएंगे। L भी आ गया, C भी आ गया और R भी आ गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइ। सर क्यों? देखिए हमें फाइ की वैल्यू तो पता नहीं है। फाइ कभी 0 डिग्री हुआ तो ये केस हो जाएगा, फाइ कभी माइनस फाइ हुआ तो ये केस हो गया, π/2 हुआ, सॉरी फाइ कभी -π/2 हुआ तो ये केस हो गया, और कभी यहां पर +π/2 हुआ तो ये केस हो जाएगा। तो यहां पर हम कौन सी चीज लिखेंगे करंट के लिए? करंट के लिए लिखेंगे LCR सर्किट को। तो यहां पर मैं रेड पेन से लिख देता हूं, मैं I को क्या लिख रहा हूं बच्चों? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइ। ठीक है, यहां पे बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइ। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं लेफ्ट से शुरू करता हूं। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसे सजा लेता हूं। V नॉट I नॉट को पास लिख लेता हूं। V नॉट I नॉट को पास लिख दिया, और मैंने किन दोनों को पास में लिख दिया? लाइक टर्म्स को, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइ को मैंने साथ साथ लिख दिया। बिल्कुल लिख दिया सर, लिख दीजिए सर, कोई डरने की बात नहीं है। ओमेगा टी प्लस माइनस फाइ। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, कभी आप मैथ्स के स्टूडेंट हो और क्लास 11th आपने पढ़ी हो तो आपको याद होगा जब भी साइन मल्टीप्लाई में आता है तो एक बेसिक नियम आता है। वो नियम ये है कि 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहां पर एक फॉर्मूला बन जाता है 2 साइन A साइन B का। मैं बताने जा रहा हूं, तो यहां पर क्या लिखेंगे? on multiplying and dividing by 2। कभी आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये नियम बहुत ही अच्छे से पता होगा, और कभी आप बायो के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ बच्चों आप बायो के स्टूडेंट हो तो इसे याद कर लें, क्योंकि फॉर्मूला भी आपको याद ही करना है आगे चल के। चलिए, तो पावर ये इंस्टेंटेनियस पावर है, तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ? 2 से मल्टीप्लाई, ये दिख रहा होगा 2 से मल्टीप्लाई, और ये क्या चला आ रहा है? साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइ। ये बेसिक नियम है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मैं 2 से क्या कर दूंगा? डिवाइड भी करूंगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि मैथ्स के स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से पता होगा, पर मैं लिख देता हूँ ये फॉर्मूला है 2 साइन A साइन B। क्या आपको ये फॉर्मूला पता है? नहीं पता तो सुन लीजिए। फॉर्मूला होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ये फॉर्मूला होता है cos A माइनस B और माइनस cos A प्लस B। ये बहुत ही डिफरेंट फॉर्मूला है, ये एक इकलौता फॉर्मूला है जिसमें साइन 2 साइन A साइन B आता है, तो इस तरफ cos आता है
चेंजिंग आता है यहाँ पर, अदरवाइज सारे क्वेश्चन में, सारे फॉर्मूले में साइन के साथ साइन आएगा, कॉस के साथ कॉस आएगा। ये फॉर्मूला याद तो करना होगा, कुछ भी कहें हम कितना भी समझा लें, क्योंकि सबसे टफ तो फॉर्मूला ही याद करना होगा इस टॉपिक में, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को आप याद कर लें। अब फॉर्मूले को याद करने के बाद इसे अप्लाई करें। तो बच्चों बताओ यहाँ पर ए कौन है, तो आप कहेंगे ये ए है, और ये पूरी टर्म क्या है, बी है, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो P इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट बाई टू। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं 2 साइन ए साइन बी का क्या होने वाला है बच्चों, कॉस ए माइनस बी, ये ब्रैकेट बड़ा लगा देता हूं, कॉस ए माइनस बी। तो ए कितना है बच्चों, ओमेगा टी, और फिर क्या है बच्चों, माइनस बी का मतलब जो भी बी है उसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। तो माइनस के कारण इसके साइन चेंज होंगे, तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये फाई जो प्लस माइनस था, इसका साइन चेंज होकर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस फाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा दिया। अब यहां पर क्या लगेगा, माइनस कॉस ए प्लस बी। अब a प्लस बी में a कौन है, तो a है ओमेगा टी। इसका काम खत्म हो गया। तो पहले तो इसे मैं रफ कर देता हूं, जगह बनाते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या होने वाला है। अब यहां पर ये होगा कि माइनस कॉस a प्लस बी, तो कॉस ओमेगा टी तो क्या हो गया, a हो गया, और प्लस बी का मतलब b के साइन चेंज नहीं होने वाले, सिर्फ प्लस होगा। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। क्लियर है। यहां पर आप कैंसिल कर दें तो क्या चीज कैंसिल हो रही है, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल। और आपको यहां पर कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है, तो जवाब है नहीं सर, नहीं दिख रहा है। तो मैं यहां पर इसे सॉल्व करता हूं। तो p इक्वल्स टू हो जाएगा वी नॉट आई नॉट बाई टू, और यहां पर देखिए क्या बचा, कॉस माइनस प्लस फाइव। तो ये बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, कॉस माइनस प्लस फाइव, और बीच में माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी कितना हो जाएगा बच्चों, 2 ओमेगा टी। तो कॉस 2 ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉस कभी एक लोता फॉर्मूला है, कॉस कभी प्लस हो या माइनस हो, कॉस हमेशा प्लस ही होता है। ये आपको नियम पता होना चाहिए। सर क्या समझ नहीं आया, कॉस कभी माइनस का हो तो यहाँ पर प्लस ही आता है, और जब प्लस हो तो भी प्लस ही आता है। याद रखिएगा, एक फॉर्मूला है बेसिक, कॉस माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं कॉस माइनस प्लस फाइव को कॉस फाइव लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट बाई टू, और ये हो गया कॉस फाइव, और ये हो जाएगा कॉस। इसके साथ तो मैंने कोई छेड़खानी की ही नहीं है, दिख ही रहा होगा आपको, कोई छेड़खानी नहीं है। अब यहाँ पर मैं कुछ करने जा रहा हूँ, देखिएगा। मैं यहाँ पर इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, मैथ्स के नियम के साथ मैं 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आपको किसने रोका है। तो कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ठीक है। अब आपको एक बात याद आ रही होगी, क्या सर ये फॉर्मूला कहीं सुना हुआ है क्या, VRMS जो होता है वो होता है वी नॉट बाई √2। सर ये कब सुना, याद कीजिए, हमने लेक्चर नंबर 1 में IRMS पढ़ा था, VRMS नहीं पढ़ा था। पर फिर भी हम यहाँ पर उसको देखते हुए फॉर्मूला बना सकते हैं कि IRMS कितना होगा बच्चों, I नॉट बाई √2। तो I नॉट बाई √2 को IRMS हमने प्रूफ किया था। लेक्चर नंबर 1 को आप जरूर देखें। इसी तर्ज पर, इसी पैटर्न पर V नॉट बाई √2 क्या होगा, VRMS। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, P इक्वल्स टू VRMS IRMS और cos फाइव, और यहां तो आपको दिख ही रहा होगा क्या चल रहा है, 2 ओमेगा टी प्लस माइनस 5। अब देखिए यहां पर आप देखें ये P क्या है, तो P क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर। पर बच्चों आप इंस्टेंटेनियस पावर नहीं निकाल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं क्या बच्चों, एवरेज पावर। अब आप कहेंगे एवरेज क्या होता है,
अब आपका यही कहना है ना एवरेज क्या होता है। तो बच्चों एवरेज का मतलब ये होता है, जैसे देखिए आप जानते होंगे कंप्लीट साइकिल की बात करें तो ये जो पावर होगी इंस्टेंटेनियस पावर, ये भी इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, पावर इंस्टेंटेनियस। पर जैसे ही एक साइकिल कंप्लीट होगी तो साइकिल कंप्लीट में जो पावर डिलीवर होगी वो क्या होगी, एवरेज। एवरेज किसी चीज़ का कैसे लेते हैं बच्चों, एवरेज किसी का कैसे लेते हैं, तो आप कहेंगे भैया पूरी साइकिल की पावर को जोड़े और उसके टाइम पीरियड से डिवाइड कर दे, है ना। एवरेज किसी भी चीज़ का ऐसे ही करते हैं। तो बच्चों हम इसकी एवरेज पावर ले रहे हैं, तो बच्चों एवरेज पावर इन एसी सर्किट। तो बच्चों एवरेज पावर की जब हम बात करें, क्या बात कर रहे हैं, एवरेज पावर की, तो बताओ एवरेज पावर कभी बात कर रहे हैं तो एवरेज में बोलो क्या होगा। एवरेज में आप कहेंगे कि भैया कॉस की साइकिल एसी साइकिल होती है, कॉस की साइकिल टाइम के साथ कभी बनाए तो कॉस की साइकिल को हम टाइम के साथ बनाए। कॉस याद होगा 0 डिग्री पर कॉस की वैल्यू 1 होती है, याद होगा, और कॉस 90 पर 0 हो जाती है और ये ऐसी चलती है, कॉस की साइकिल होती है। आप कहेंगे सर ये तो साइन की होती है, नहीं, साइन और कॉस में अंतर ये है कि कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, पर साइन 0 0 होता है। तो कभी आप देखें, कभी एवरेज साइकिल की बात करें तो जितना ये नेगेटिव में जा रहा है उतना ही क्या हो रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है। जितनी साइकिल नेगेटिव में जा रही है उतनी ही साइकिल क्या होगी, पॉजिटिव में। जितनी साइकिल नेगेटिव में जा रही है उतनी साइकिल कहाँ जाएगी, पॉजिटिव में। तो मतलब कभी कहें कि टाइम के साथ कॉस की टर्म एवरेजली कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर टाइम के साथ जो कॉस की टर्म है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि एवरेजली कितनी पावर कंज्यूम होती है, 0। तो कॉस 2 ओमेगा टी प्लस माइनस 5 कितना होने वाला है, 0। सर क्यों हुआ ये समझ में नहीं आया। बच्चों आपको बता दूं, आपने कभी क्लास 11th में साइन और कॉस की वेव देखी हो तो आपको पता होगा कि कॉस की जो वेव होती है वो एसी बनती है, मतलब 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है, 1, कॉस 90 पे 0 हो जाती है, और सोन आगे चलते जाते हैं तो ये 180 पर फिर से कितनी हो जाती है, 0। ये देखा होगा आपने। तो ये चीज़ कभी आप ये जानते हो तो आप जानते हो जितनी साइकिल नेगेटिव में जा रही है उतनी पॉजिटिव में, जितनी नेगेटिव में उतनी पॉजिटिव में। मतलब कभी एवरेज निकाले एक साइकिल का तो जितना कॉस की बात कर रहा हूँ तो कॉस में जितना नेगेटिव में जा रहा है उतना ही क्या हो रहा है, पॉजिटिव में। तो टोटल मिला के कॉस की टर्म कितनी हो जाएगी, एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 0। अब आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं 0 हुआ, ये कोई टाइम के साथ की कॉस की वेव थोड़ी है, ये तो फाई एंगल है और फाई एंगल तो फिक्स होगा। मान लीजिए फाई एंगल 30 डिग्री है तो कॉस 30 तो कितना हो गया, √3/2। ये कोई 0 थोड़ी होने वाला, ये तो एक फिक्स वैल्यू है। पर ये वाली फिक्स वैल्यू नहीं है क्योंकि ये टाइम के साथ चल रही है। माना कि एंगल आगे पीछे है पर टाइम तो आगे बढ़ेगा, और टाइम बढ़ेगा तो कॉस की वेव तो 0 ही होगी एवरेजली, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 0। तो बच्चों बताओ एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, VRMS, फिर क्या आ जाएगा IRMS, और अंदर क्या आ जाएगा cos phi, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर P एवरेज का एक फाइनल फॉर्मूला आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, VRMS, IRMS और cos phi। इस फॉर्मूले को आप याद कर लें। ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये फॉर्मूला किसके लिए, ये है एवरेज पावर इन AC सर्किट का फॉर्मूला। एवरेज पावर इन AC सर्किट का फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों, इसे आप बिल्कुल याद कर लें। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं कि भैया AC सर्किट के लिए तो ले लिया, पर कभी मान लीजिए AC सर्किट रेजिस्टिव सर्किट हुआ तो क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट हुआ तो क्या होगा। तो हम एक स्पेशल केस लेंगे, RL सर्किट हुआ, C सर्किट हुआ, तो स्पेशल केस से हम इसका पावर, एवरेज पावर निकालेंगे। इसे नोट डाउन करें बच्चों जल्दी। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी हमने क्या प्रूफ किया, अभी हमने प्रूफ किया कि भैया एवरेज पावर किसी भी AC सर्किट की क्या होती है, तो एवरेज पावर होती है VRMS, IRMS और cos phi। VRMS, IRMS, cos phi। बच्चों इस फॉर्मूले को याद कर लें। पर बच्चों ये एवरेज पावर किसके लिए थी, AC सर्किट के लिए। किसके लिए बच्चों, AC सर्किट।
अब आप कहेंगे कि एसी सर्किट तो बहुत टाइप के होते हैं, आर सर्किट भी होता है, रजिस्टिव सर्किट कहते हैं जिसे, इंडक्टिव सर्किट होता है, कैपेसिटिव होता है, बहुत सारे आरएल होते हैं, आरसी होते हैं, एलसीआर होते हैं। तो अब हम क्या करें, तो हमें कभी स्पेसिफिकली रजिस्टिव सर्किट के लिए आता है तो हम यहाँ पर स्पेशल केस बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चों, स्पेशल केस। स्पेशल केस में हम सबसे पहले बनाते हैं कि भैया कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एवरेज पावर इन आर सर्किट, तो हम यहां पर फर्स्ट बना लेते हैं एवरेज पावर। अब एसी सर्किट में स्पेसिफिकली हम कौन सा सर्किट ले लेते हैं, आर सर्किट। आर सर्किट मतलब रजिस्टिव सर्किट, याद होगा बच्चों। रजिस्टिव सर्किट के बारे में क्या क्या आप जानते हैं थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं। तो बच्चों याद कीजिए, आपने वहां पर मैंने ईएमएफ लिखा था, ईएमएफ की जगह वोल्टेज भी लिख सकते हैं। याद कीजिए वोल्टेज की इक्वेशन थी V = V0 sin ओमेगा टी। तो यहाँ पर करंट जो आया था वो आया था I0 sin ओमेगा टी, याद कीजिए। अब हमने यहाँ से पता किया था कि भैया जो वोल्टेज है और जो करंट है वो सेम लाइन में है, और सेम लाइन का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच से एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, 0। तो बच्चों बताओ पी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, पी एवरेज का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS और cos फाई। सर ये cos फाई क्या होता है, तो बच्चों cos फाई में यहाँ पर फेस कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, वोल्टेज और करंट के बीच 0, तो मैं यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना लिख दूँ, 0। और आपको पता होना चाहिए बच्चों cos 0 कितना होता है, तो cos 0 की वैल्यू तो सभी लोग जानते हैं कितनी होती है, 1। तो P एवरेज जो होगा वो होगा VRMS × IRMS, ठीक है। अब कभी इस फॉर्मूले को आप याद कर लें, एक और फॉर्मूला बना के दिखाता हूं मैं इसी का। बच्चों बताओ ओम्स लॉ से रजिस्टिव सर्किट में ओम्स लॉ से V = क्या होगा, तो आप कहेंगे V = होगा IR, V = होगा IR, होगा बिल्कुल होगा। और पहले से क्या लिखा हुआ है IRMS, तो टोटल कितना आंसर हो गया एवरेज पावर का, एवरेज IRMS × IRMS इज I² RMS R। तो ये फॉर्मूला जो होता है किसका होता है, एवरेज पावर इन रजिस्टिव सर्किट। किसका होता है बच्चों, रजिस्टिव सर्किट का। अब हम रजिस्टिव सर्किट के बाद सेकेंड टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। कौन सा सर्किट बच्चों, एल सर्किट। सर एल क्या होता है, एल का मतलब होता है इंडक्टिव सर्किट, एल सर्किट इंडक्टिव सर्किट। ये आपको एल समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप कभी लगातार लेक्चर देख रहे हैं तो आपको हर चीज़ क्लियर तो हो रही होगी, बिल्कुल। बच्चों याद कीजिए यहाँ पर वोल्टेज की इक्वेशन इंडक्टिव सर्किट में V = V0 sin ओमेगा टी थी, ठीक है। और करंट की इक्वेशन जो थी क्या थी, याद कीजिए करंट की इक्वेशन जो थी वो थी I0 sin ओमेगा टी -π/2। क्या आपको याद है, क्या याद है आपको कि करंट यहाँ पर लैग करता था, करंट लैग करता था, वो भी किससे, वोल्टेज से। कितने एंगल से, π/2 एंगल से, यही तो फेस एंगल है π/2। तो यहां पर एवरेज पावर निकालते हैं। बताओ एवरेज पावर का फॉर्मूला, तो VRMS IRMS cos फाई। अब आप यहां पर बच्चों बताओ cos फाई कितना लिखेंगे, cos फाई, तो यहां पर फेस एंगल कितना आएगा, π/2। cos फाई में π/2 आएगा तो cos π/2। और बच्चों आपको एक बात तो पता होनी चाहिए कि cos 90 जो होता है वो होता है 0, cos π/2 इज 0। और बच्चों कभी ये 0 हुआ तो 0 के कारण सभी चीज क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई कभी VRMS IRMS से होगा तो कितना होगा, आप कहेंगे 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया एवरेज पावर, इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टिव सर्किट इज 0।
मतलब इंडक्टिव सर्किट कभी भी पावर कंज्यूम नहीं करता, उसके द्वारा पावर जो कंज्यूम होती है वो होती ही नहीं। मतलब कभी इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो इंडक्टिव सर्किट के कारण कभी पावर कंज्यूम होगी ही नहीं, कभी प्योर हुआ तो। और बच्चों आप जानते हैं मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही कहा था, सेकंड लेक्चर में, कि प्योर इंडक्टिव सर्किट हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी आप किसी कॉइल को बनाते हैं तो कॉइल का कुछ ना कुछ तो, अरे कॉइल किससे बना होगा? रेजिस्टेंस से। कॉइल जो है मेटल वायर से बना होगा और मेटल का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना। इसका मतलब दुनिया में प्योर इंडक्टिव सर्किट मिल ही नहीं सकता। कभी मिलता, मान लीजिए कभी प्योर इंडक्टिव सर्किट होता तो पावर कितनी कंज्यूम होती? 0। पर बच्चों सच्चाई ये है कि इसका इंडक्टेंस होगा तो साथ के साथ थोड़ा बहुत तो, मान लो कॉपर वायर है तो कॉपर का रेजिस्टेंस तो थोड़ा बहुत तो होगा, इसलिए प्योर इंडक्टिव सर्किट मिलना पॉसिबल नहीं है। पर कभी हम थ्योरी की बात करें तो कभी प्योर इंडक्टिव सर्किट हुआ तो पावर कंज्यूम कितनी होगी? 0। अब हम इसे एक काम करते हैं, इसे वेव डायग्राम से भी समझते हैं, ठीक है? तो चलिए वेव डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं किसका वेव डायग्राम बना रहा हूँ, तो देखिएगा थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। देखिए ये है वोल्टेज का ग्राफ, ये तो आप जानते हैं किसका ग्राफ है बच्चों? ये वोल्टेज का। बच्चों बता सकते हैं यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर 2π। ये किसका ग्राफ होता है? वोल्टेज का। अब आप याद कीजिए करंट का ग्राफ क्या होगा, तो आप कहेंगे कि करंट जो है π/2 से पीछे चल रहा है। तो याद कीजिए π/2 से पीछे चल रहा है तो इसका ग्राफ कहाँ से बनेगा? तो इसका ग्राफ याद कीजिए यहाँ से बना था। बच्चों याद आ रहा है आपको? इसका ग्राफ जो है थोड़ा पीछे से बना था। हाँ सर याद है। ये किसका ग्राफ है बच्चों? करंट का। सही है, करंट का ग्राफ पीछे क्यों बना है? क्योंकि करंट पीछे से चल रहा है। याद कीजिए यहाँ से चल रहा था। अब मुझे किसका ग्राफ बनाना है? पावर का। किसका बनाना है? पावर का। तो बच्चों होता पावर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर पावर जो होता है, कभी हम फॉर्मूले को देखें तो पावर होता है VRMS। पावर जो होता है वो होता है V × I। कभी स्टार्टिंग की बात करें तो V × I। तो देखिए ये लाल वाला क्या है? वोल्टेज है। लाल वाला क्या है? वोल्टेज है। और नीला वाला क्या है? करंट। तो सिर्फ इस साइकिल को देखें, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये बना देता हूँ, इसको तोड़ देता हूँ। देखिए इस साइकिल को देखें 0 से π/2 में, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ π/2 से पाई, और ये हो जाएगा π/2 से 3π/2, और ये हो जाएगा 2π। ठीक है बच्चों, अब देखिए थोड़ा ध्यान से, पावर होता क्या है? V × I। V × I बताइए, यहाँ पे V क्या है? पॉजिटिव है। V पॉजिटिव है, करंट यहाँ पर नेगेटिव है। तो V × I प्लस इंटू माइनस मिलके पावर आपको क्या मिलेगी? नेगेटिव में। क्यों मिलेगी सर? क्योंकि P क्या होता है? V × I प्लस इंटू माइनस। तो इस साइकिल में जो इन दोनों का मल्टीप्लाई मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। हाँ है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यही मिलेगा। नेगेटिव क्यों मिला ये समझ में आया? अब बच्चों अब देखिए इस साइकिल में रेड वाला भी मतलब V भी पॉजिटिव है और ब्लू वाला भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस पावर प्लस 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 इंटू प्लस मिलके क्या मिलेगी? पावर प्लस ही मिलेगी बच्चों। ये ब्लैक वाला समझ में आ रहा है? अब बच्चों देखिए, बच्चों आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो पावर का फॉर्मूला होता है V × I। एक केस में पावर वोल्टेज प्लस था, दूसरे में माइनस था, तो दोनों का आंसर मिला के क्या आएगा? माइनस। इस केस में वोल्टेज भी प्लस है, करंट भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस मिलके आंसर क्या मिलेगा? प्लस। अब बताइए यहाँ पर वोल्टेज नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है, तो प्लस इंटू माइनस मिलकर फिर से बोलो क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो ये पावर क्या आ गई बच्चों? नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है बच्चों? थोड़ा सा 19-20 बन रहा होगा पर ठीक है, आपको समझाने के लिए ठीक है। अब कभी आप इस साइकिल की बात करें तो V भी नेगेटिव है और करंट भी नेगेटिव है, तो करंट भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। तो इस साइकिल में पावर क्या मिलेगी? पॉजिटिव। सही है। आप कहेंगे सर कितना हौच पौच हो गया, तो मैं कहूँगा बच्चों ये हौच पौच आपको याद करना होगा, समझ के याद करना होगा।
ये ब्लू वाला किसका है, करंट का है, रेड वाला किसका है, वोल्टेज का है, और ब्लैक वाला किसका है, बच्चों पावर का है। अब आप कहेंगे सर ग्राफ से बताओ कि ग्राफ से इंडक्टिव सर्किट का पावर जीरो क्यों हुई। तो देखिए आप देखें, कभी हम साइकिल, एवरेज साइकिल, ये साइकिल है, कंप्लीट साइकिल है, तो इस कंप्लीट साइकिल में पावर नेगेटिव हो रही है, जितनी नेगेटिव हो रही है उतनी ही पॉजिटिव हो रही है, फिर जितनी नेगेटिव हो रही है उतनी ही पॉजिटिव हो रही है, तो टोटल मिला के सम कितना आएगा, जीरो ही आएगा। अब भाई एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो एवरेज क्या होगा कंप्लीट साइकिल के लिए, तो यहाँ पे माइनस प्लस मिलकर कितना हो जाएगा, जीरो। हाँ है ना बच्चों, इसलिए हमने इसे क्या लिख दिया है बच्चों, जीरो। हाँ, ये ग्राफ से समझाया और इसे हमने डेरिवेशन से समझाया। तो बच्चों बताओ यहाँ पर जीरो क्यों नहीं हुआ है, चलिए हम इसका भी ग्राफ बना के देखते हैं जीरो क्यों नहीं हुआ है। तो फिर से हम इसे शुरू करते हैं, कभी आपको ये क्लियर हो रहा हो तो। ठीक है बच्चों, ये है वोल्टेज का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है बच्चों, वोल्टेज का। यहाँ पे जीरो आना चाहिए, यहाँ पर π/2। उम्मीद करते हैं ग्राफ दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल दिख रहा है, ये जीरो है, ये π/2, यहाँ पर पाई आएगा, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पे 2π, और यहाँ पर वोल्टेज। अब बच्चों बताओ, ये तो वोल्टेज का हो गया। बता इसमें करंट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर करंट ना तो लीड करता है, न करंट लैग करता है, न लीड करता है, न लैग करता है, मतलब साथ साथ चलेगा। जहाँ जहाँ तू चलेगा तेरा साया साथ होगा। इसका मतलब ये ज़ीरो है तो करंट भी ज़ीरो होगा, ये जब मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, ये जब मिनिमम में मैक्सिमम होगा तब भी ये, मतलब नेगेटिव में मैक्सिमम होगा तब भी ये नेगेटिव में मैक्सिमम होगा। क्लियर है बच्चों, इतना समझ में आया। अब देखिए पावर होता क्या है, तो आप कहेंगे पावर जो होता है वो होता है V/I। क्या होता है बच्चों, V/I। तो आप देखिए यहाँ पर V क्या है, प्लस है, करंट कितना है, प्लस है, तो बच्चों प्लस इंटू प्लस मिलकर पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। क्लियर है या नहीं, पावर आएगी पॉजिटिव। ये ग्राफ किसका बना रहा हूँ मैं, ब्लैक वाला पावर का, ये ब्लू वाला किसका है, करंट का। अब बच्चों बताओ यहाँ पर इतने के लिए करंट कितना है, नेगेटिव है, और वोल्टेज कितना है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब पावर फिर से क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव। तो आप बता सकते हैं ये प्लस है, पूरी साइकिल में पावर प्लस है, ये भी प्लस है, तो बेटा प्लस प्लस मिलकर जीरो तो नहीं होगा। इसलिए रजिस्टिव सर्किट कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम करता है। वो कितनी करता है बच्चों, I² × R। ठीक है, आपको समझ में आया होगा जीरो क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव मिलके जीरो हो गया। पर बच्चों यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ नजर आ रहा है, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मिलके कुछ ना कुछ तो होगा। इस ग्राफ को याद कर लें, एक बार बोर्ड में ये ग्राफ आया था, वो ग्राफ से पहचानने को बोला था कि बताओ ये ग्राफ किसका है, तो यहाँ पर लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो ग्राफ को समझना सीखे, ये थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, पर बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाने की कोशिश की थी आपकी आंखों के सामने। ठीक है, तो ये एल सर्किट हो गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कैपेसिटिव सर्किट की। तो एवरेज पावर इन कैपेसिटिव सर्किट कर लेते हैं फटाफट। तो हम कैपेसिटिव सर्किट के लिए बात करते हैं, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक होने वाला है। देखिएगा, ये थर्ड टॉपिक है कैपेसिटिव सर्किट। क्या आपको कैपेसिटिव सर्किट के बारे में कुछ पता है? सर पता तो है पर भूल जाते हैं हमको इतना याद नहीं रहता। तो बच्चों प्लीज़ याद करें। बच्चों याद होगा कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज इक्वेशन तो वही थी, पर करंट क्या हुआ था, करंट जो है वो लीड कर रहा था कितने एंगल से, π/2 से करंट लीड कर रहा था। याद कीजिए, करंट यहाँ बन रहा था और वोल्टेज यहाँ बन रहा था, और करंट लीड कर रहा था कितने एंगल से, π/2 से। तो बच्चों यहाँ पर फेस एंगल कितना हुआ, π/2। तो बता सकते हैं P एवरेज कितना होगा, तो आप कहेंगे VRMS IRMS cos phi, और phi कितना है बच्चों, π/2, जिसे हम 90 भी कहें तो गलत नहीं होगा, cos 90। बच्चों बताओ cos 90 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर cos 90 होता है, cos 90 होता है 0। तो 0 इंटू समथिंग, बच्चों बताओ कितना आ जाएगा, 0। तो सेम यही कहानी है एवरेज पावर कंज्यूम बाय इंडक्टिव सर्किट 0। तो यहां पर एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय
कैपेसिटिव सर्किट बी कितना होता है बच्चों, 0 होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि भैया प्रूफ करो कि कैपेसिटिव सर्किट में एवरेज पावर कितनी कंज्यूम होती है, 0। कभी ये कम नंबर में आए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पर कभी मान लीजिए ज़्यादा नंबर में आता है तो आपको पूरा डेरिवेशन करना होगा। कौन सा वाला, जो हमने अभी करवाया था पूरा डेरिवेशन, जिसमें हमने टोटल पूरा डेरिवेशन एक पेज का किया था और इस फॉर्मूले को डिराइव किया था। फिर आप एंड में जाके फाई की वैल्यू को क्या रख सकते हैं, π/2 रख सकते हैं, कभी ज़्यादा नंबर में आए तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसका ग्राफ बना के चेक करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं रेड पेन से वोल्टेज का ग्राफ बनाता हूँ, एक जैसा सिमिलरिटी बना दूंगा। ये हो गया, थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ जिससे कि वो टकराए नहीं, इतने बड़े की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये हो गया वोल्टेज का ग्राफ। यहाँ पर आता है 0, यहाँ आता है π/2, यहाँ आता है पाई, यहाँ 3π/2, यहाँ 2π, और मेंशन करना ना भूले ये वोल्टेज का ग्राफ है। अब बच्चों बताओ करंट का ग्राफ कहाँ से बनता है, तो आप कहेंगे करंट लीड कर रहा है, तो याद कीजिए करंट लीड कर रहा था तो ग्राफ जो है वो इस जगह से बनेगा। ठीक है, करंट लीड कर रहा है तो ग्राफ कुछ इस जगह से बनेगा। ये किसका ग्राफ है, ब्लू वाला, तो ब्लू वाला किसका ग्राफ है, करंट का। अब पावर का बनाए बच्चों। चलिए, तो पावर का बनाने के लिए मैं इसे तोड़ रहा हूँ कितने रीजन में, 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2 और 3π/2 से 2π। देखिए पावर वापस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, किसका, वोल्टेज और करंट का। तो रेड वाला कौन है, वोल्टेज है, ब्लू वाला करंट है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, ग्राफ के ऊपर बन रहा है तो प्लस, तो प्लस इंटू प्लस मिलके पावर कितनी आएगी बच्चों, प्लस। ठीक है, ब्लैक वाला क्या है, ये किसका ग्राफ है, पावर का। अब रेड वाला वोल्टेज है, ब्लू वाला करंट है, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर ये रेड वाला भी माइनस है, ब्लू वाला भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर कितना आएगा बच्चों, प्लस। क्लियर है, रेड वाला माइनस है, ब्लू वाला प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस मिलके पावर कितना आ जाएगा, माइनस। तो बच्चों बता सकते हो एवरेज पावर 0 क्यों हुई, क्योंकि एक बार पावर क्या थी, प्लस, दूसरी बार कितनी है, माइनस, फिर कितनी है, प्लस, फिर माइनस, तो बेटा टोटल मिला के तो कितनी हो जाएगी, 0। जितनी बढ़ रही है उतनी ही घट रही है, तो पावर कितनी होगी, 0। तो ये भी पावर कंज्यूम 0 करता है, ये भी पावर कंज्यूम 0 करता है, पर रेजिस्टिव सर्किट कभी भी पावर 0 कंज्यूम नहीं करता है। तो बच्चों इसे नोट डाउन करें। अब हम कौन से टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, हमने फर्स्ट पढ़ लिया, सेकेंड पढ़ लिया और थर्ड पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं RL सर्किट। इसे नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों आपने, तो पूरा नहीं रफ करता हूं मैं। RL सर्किट बना देते हैं। अब उसका ग्राफ हम नहीं बनाएंगे, आपको ग्राफ खुद से बनाना होगा। चलिए पूरा ही रफ कर देते हैं। चलिए अब एक साथ, अब सारी टॉपिक एक ही पेज पे हो जाएंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो है, अगला जो टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक है, वो कौन सा टॉपिक है, RL सर्किट का। क्या आप RL सर्किट के बारे में कुछ जानते हैं, क्या जानना चाहिए सर, तो मैं बता दूं RL सर्किट के बारे में ये जानना चाहिए कि भैया वोल्टेज इक्वेशन क्या होती है। तो वोल्टेज इक्वेशन V = V0 sin ओमेगा t याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो V0 sin ओमेगा t आपको ये दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है V0 sin ओमेगा t। और करंट की बात करें तो करंट का होता था, याद कीजिए, क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं आपके याद करने के पीछे ही ये सब कुछ हो पाएगा, याद नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। RL सर्किट में याद कीजिए करंट लैग कर रहा था, करंट लैग कर रहा था, वो भी कितने एंगल से, फाई एंगल से। कितने एंगल से, फाई नहीं पता, मैं बताता हूं। देखिए याद कीजिए, यहां पे करंट था, यहां पर वोल्टेज था अक्रॉस रजिस्टर, और यहाँ था वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और इन दोनों का रिजल्टेंट आया था, वो कहाँ था, इस जगह, और ये वाला एंगल फाई था। तो मैंने कहा था भैया देखिए ये वोल्टेज है, ये करंट है, इस पे गोला भी लगाया था, करंट लैग कर रहा था कितने एंगल से, फाई एंगल से। कितने एंगल से बच्चों, फाई एंगल से। तो यहाँ पर पावर का फॉर्मूला बोले क्या होगा, तो P average = VRMS IRMS
cos phi। क्लियर है? VRMS IRMS cos phi। अब बच्चों क्या आपको cos phi की वैल्यू पता है? आप बताएं, क्या आपको phi एंगल पता है कितना है? तो आप कहेंगे सर मुझे phi एंगल जो है वैल्यू नहीं पता नहीं कि 0 होगा, 90 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, क्योंकि phi एंगल तो आपको यहाँ से डायग्राम से दिख रहा है कि phi एंगल जो होगा वो एक्यूट होगा। एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं पता ना, नहीं तो आप कहेंगे सर ये बीच में से जा रहा है तो 45 होना चाहिए। नहीं बट बीच में से जाना मतलब क्यों, रिजल्टेंट तो कहीं भी हो सकता है ना, तो ये एंगल कुछ भी हो सकता है। हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, ना पता ये नहीं पता कि 30 होगी कि 31 होगी कि 45 होगी या 46 होगी, कुछ भी हो सकती है। तो हम इसके वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो भैया यहाँ पर कुछ तो निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं कुछ निकाल के दिखाता हूँ। बच्चों बताओ, कॉस क्लास 10th में पढ़ा था, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। याद कीजिए कॉस आखिर होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या आप इस डायग्राम से बेस पता कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर बेस जो है इस डायग्राम का cos phi निकालने जाए तो इस डायग्राम का जो बेस होगा वो होगा VR, होगा बच्चों VR। और हाइपोटेनियस क्या होगा, V होगा सर V होगा। ये VR जो है VRMS ही है, तो बच्चों P एवरेज इक्वल्स टू VRMS IRMS। और बच्चों बताओ ओम्स लॉ से VR क्या होगा? तो आप कहेंगे VR से VR मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, तो V इक्वल्स टू होता है IR। सही है, V इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, IR। हाँ रेजिस्टेंस के अक्रॉस है तो इसलिए IR लिख रहे हैं। अब ये V क्या है, तो V जो है रिजल्टेंट वोल्टेज है, तो ओम्स लॉ लगाओ। तो ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू क्या होगा, I। बच्चों R मत बोल देना, क्योंकि RL सर्किट में वोल्टेज जो होता है उसका करंट को रोकने वाला सिर्फ R नहीं होता, XL नहीं होता, क्या होता है, Z भी होता है। क्या होता है बच्चों, Z। याद कीजिए जिसे हमने इम्पीडेंस कहा था। उम्मीद करता हूं आपको ये बात पहले से पता होगी। VR इक्वल्स टू IR। बच्चों मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, VR कभी आता है तो आप लिखेंगे IR, VL आए तो आप क्या लिखेंगे, IXL। पर V आए तो आप यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, IZ। Z मतलब इम्पीडेंस, इसलिए मैं V की जगह क्या लिख रहा हूं, IZ लिख रहा हूं। तो बच्चों यहां पर आप कुछ काटा पीटी मचा सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल मचा सकते हैं। IRMS से IRMS कैंसिल। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और करने जा रहा हूँ, तो P एवरेज इक्वल्स टू VRMS की जगह क्या लिख सकता हूँ, VRMS की जगह ओम्स लॉ लगा सकता हूँ। तो VRMS जो होगा यही वाला है, VRMS क्या होगा, IRMS इंटू Z। और ये पहले से ही क्या चला आ रहा है, IRMS। आप कहेंगे सर ये IR कब लिखते हैं, IXL कब लिखते हैं और IZ कब लिख सकते हैं? तो बच्चों जब रेजिस्टेंस की बात है तो IR लिखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आए तो XL लिखेंगे, और जब सिर्फ V आ जाए, रिजल्टेंट वोल्टेज आए, तो आप IZ लिखोगे। तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज ही तो था RMS वाला, इसे हमने IZ लिखा और इसे IR लिखा, इसे IZ लिखा। और यहाँ पर ये क्या चल रहा है बच्चों, R/Z। Z से Z कैंसिल, तो बच्चों बता सकते हैं P एवरेज इक्वल्स टू क्या आया, तो P एवरेज इक्वल्स टू I इंटू I, IRMS का स्क्वायर इंटू R आया। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर ये सर्किट कौन सा है, तो आप कहेंगे RL सर्किट है। RL सर्किट होने के बावजूद क्या यहाँ पे L शब्द आया क्या, क्यों नहीं आया बता सकते हैं? क्योंकि इंडक्टिव सर्किट कभी भी पावर कंज्यूम नहीं करता। पावर कंज्यूम करने का ठेका सिर्फ किसने ले रखा है, रेजिस्टिव सर्किट ने। इसलिए आंसर में सिर्फ क्या आया, I स्क्वायर R आया। क्या है बच्चों, I स्क्वायर R। L का नामो निशान नहीं है, XL का कोई नामो निशान नहीं है। क्यों नहीं आया, क्योंकि वो कभी पावर कंज्यूम करते ही नहीं है। पावर कंज्यूम करने का ठेका सिर्फ किसके पास है, रेजिस्टेंस के पास है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ के बाद हम पढ़ रहे हैं कौन सा सर्किट बच्चों, RC सर्किट। कौन सा सर्किट बच्चों, RC सर्किट। क्या आपको RC सर्किट के बारे में कुछ पता है? हाँ सर कुछ तो पता है। क्या पता है बच्चों, तो V इक्वल्स टू
वी नॉट साइन ओमेगा टी। और बच्चों बता सकते हैं आरसी सर्किट में करंट क्या कर रहा था, लीड कर रहा था कितने एंगल से, फाई एंगल से। नहीं पता सर, तो मैं बताता हूं। देखिए यहां पर बना था करंट, इसी जगह पे बना था वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, और यहां पर बना था वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, क्योंकि करंट लीड कर रहा था 90 से। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया था वो यहाँ आया था, याद कीजिए हमने यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया था। हाँ सर बिल्कुल याद, अब तो याद आ गया। और मैंने इस पे गोला बनाया था, क्यों बनाया था, क्योंकि करंट लीड कर रहा था, वो भी कितने एंगल से, फाई एंगल से। हाँ है ना बच्चों। अब मैं पावर का फॉर्मूला लगाता हूँ। तो जो पावर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अब आपसे वही मैं सेम क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ बच्चों, मैं हट रहा हूँ थोड़ी देर में, बच्चों हट गया। मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपको फाई एंगल स्पेसिफिकली पता है? नहीं पता, बस इतना पता है कि करंट लीड कर रहा है, वो भी कितने एंगल से, फाई एंगल से। पर ये फाई एंगल जो भी होगा वो क्या होगा, एक्यूट होगा। एक्यूट बच्चों, एक्यूट तो बहुत सारे होते हैं ना, 0 से लेकर 90 तक होता है, 90 से कम, 90 से बिलो होता है, आपको पता होना चाहिए, 90 नहीं हो सकता। तो एक्यूट एंगल की वैल्यू तो इनफाइनाइट हो सकती है, 0 से 90 के बीच तो इनफाइनाइट वैल्यू होगी ना, 90, 89.9, 89.7 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं cos फाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ, किससे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए ये रहा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है इसका, VR है, और हाइपोटेनियस कितना है, V है। तो क्या लिख दूँ मैं, VR/V। सेम कहानी ऊपर जैसी चलने वाली है। तो आप कभी देखें तो ये VR जो है ये VRMS ही है बच्चों, ये दोनों की दोनों जो है RMS वैल्यू ही है। यहाँ पर RMS की बात चल रही है और किसी की बात ही नहीं चल रही है, इसलिए याद रखिएगा ये दोनों की दोनों कौन है, RMS है। ऊपर भी चेक कर लीजिएगा, ये RMS वैल्यू ही है, सारी RMS वैल्यू ही चल रही है। तो बेटा VR ओम्स लॉ से बोलो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अभी तो लिखा था VR जो होगा वो होगा IR, और ये V जो होगा वो रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट अभी मैंने बताया था, RC सर्किट में भी हमने Z नाम लिया था, तो क्या आ जाएगा, IRMS इंटू Z। IRMS से IRMS क्या था बच्चों, सेम टू सेम है, सीधी सी बात, नो बकवास। बच्चों VRMS की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR। बच्चों RR मत बोलो, R तब बोलोगे जब रजिस्टिव सर्किट होगा। जब यहाँ पर रिजल्टेंट की बात चल रही है तो V इक्वल्स टू होगा IZ, और यहाँ पर IRMS, और यहाँ पर R/Z, Z से Z कैंसल। तो बच्चों बताओ P एवरेज कितना आ गया, IRMS इंटू IRMS का स्क्वायर इंटू R। तो आप कहेंगे सर ये आंसर तो अभी देखा हुआ लग रहा है, ये आंसर ये ऊपर वाला ही है। आप कहेंगे कि सर ये तो C सर्किट था, RC सर्किट था, C का नामो निशान क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि कैपेसिटिव कभी पावर कंज्यूम करता ही नहीं है, कैपेसिटिव कभी पावर कंज्यूम करता ही नहीं। तो क्यों लिखूं मैं, यहाँ पे C आया ही नहीं है, देखो अपने आप नहीं आए। तो RC सर्किट भी सेम टू सेम है। अब इससे एक बात तो पता चल गई कि पूरा की पूरा पावर कंज्यूम करने का ठेका किसने ले रखा है, रेजिस्टेंस ने ले रखा है, और ये पावर कंज्यूम करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। रेजिस्टेंस में से जब भी करंट फ्लो होता है तो हीट पैदा होती है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से। तो इसलिए, और हीट जो होती है हमेशा लॉस में ही जाती है, इसलिए कहीं ना कहीं पावर कंज्यूम करता है, और कैपेसिटर कभी पावर कंज्यूम नहीं करता। तो RC सर्किट भी हो गया। अब हम छठे टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि होगा LCR सर्किट। तो छठा टॉपिक जो है वो है LCR सर्किट का, उसको भी फटाफट पढ़ लेते हैं, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले टॉपिक को हम देखते हैं, कैपेसिटिव सर्किट है। तो नेक्स्ट जो है वो है छठा केस, वो है LCR सर्किट, कैपेसिटिव नहीं LCR सर्किट है। चलो LCR के बारे में कुछ 2-4 शब्द कहें तो आप कहेंगे सर 2-4 के, हम तो 250 शब्द कह दें। V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी, और करंट इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। हाँ सर याद आ गया, आप मत बोलिए। करंट यहाँ पर लीड भी कर सकता था और लैग भी कर सकता था, याद होना चाहिए। सर कैसे भूल गए हम, तो देखिए यहाँ पर करंट बना था, यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर बना था, यहाँ VL बना था, यहाँ पर VC बना था,
एक बार याद कीजिए, मैंने VC को ऊपर ले गया था तो VL माइनस VC बन गया था, तो रिजल्टेंट यहाँ बना था। और सेकंड केस में मैं मान के चल रहा था कि VL छोटा है और VC बड़ा है, तो मैंने VC माइनस VL लिख दिया था, उसको यहाँ ले गया था। तो यहाँ पर दो केस बन रहे थे। हाँ, मैंने पिछली बार दो अलग अलग डायग्राम बनाए थे, पर यहाँ पर बताया मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ही डायग्राम में बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर करंट लैग भी कर सकता है और लीड भी कर सकता है। क्यों? दो केस बनेंगे, VL बड़ा है VC से या VC बड़ा है VL से, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस 5 लिखा था। बिल्कुल सही। तो बच्चों एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होगा? तो एवरेज पावर इक्वल्स टू VRMS IRMS cos phi, VRMS IRMS cos phi। कभी हम cos phi की तरफ नज़र डालें तो अभी cos phi एक साथ कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 6 लाइन बर्बाद की, तो VRMS की जगह तो क्या लिख सकते हैं, IRMS इंटू Z। पिछली बार भी ये लिखा था, बार बार एक ही बात नहीं बोलूँगा। और यहाँ पर IRMS। अब बच्चों इस डायग्राम में cos phi क्या होगा? तो आप कहेंगे cos phi होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये भी बेस है और ये भी हाइपोटेनियस। बच्चों कभी ऊपर वाला ट्रायंगल ले या नीचे वाला, कोई सा भी ले ले, उसका बेस तो VR होगा और हाइपोटेनियस ऊपर के डायग्राम में V होगा, तो नीचे के डायग्राम में भी हाइपोटेनियस V है। इसका मतलब आप ऊपर का डायग्राम ले या नीचे का, बात एक ही है। तो cos phi क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है VR और हाइपोटेनियस है V, और दोनों की दोनों वैल्यू कौन सी है? RMS ही है। तो P एवरेज I इंटू I मिलके तो क्या हो गया? I स्क्वायर और इंटू Z। और VR क्या होता है? तो VR होता है IRMS इंटू R। और सर VRMS क्या होता है? तो VRMS होता है IRMS इंटू Z। Z से Z कैंसिल, IRMS से IRMS कैंसिल। तो एवरेज पावर I स्क्वायर R IRMS स्क्वायर इंटू R। तो आप कहेंगे सर तीनों में ही I स्क्वायर R आया। आप बता सकते हैं तीनों में ही I स्क्वायर R क्यों आया? भले से LC भी थे, इसमें L था इसमें C था, क्यों आया? क्योंकि इंडक्टिव सर्किट पावर कंज्यूम नहीं करता, कैपेसिटिव पावर कभी कंज्यूम नहीं करता। सिर्फ पावर कंज्यूम करने का ठेका किसने ले रखा है? रेजिस्टेंस ने। ये पावर कंज्यूम करता है और पावर किस फॉर्म में कंज्यूम करता है? हीट के फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। तो बच्चों इसे जल्दी से नोट डाउन कर ले। अब हम एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं, पावर फैक्टर। नोट डाउन करें बच्चों, इसे करें नोट डाउन। चलिए अब हम एक ऐसी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल पर्पस से। तो आप देखिएगा क्या है। चलिए बच्चों, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पावर फैक्टर। इसे पूरा ही रफ कर देता हूं लेफ्ट में। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक नए टॉपिक को जिसका नाम है पावर फैक्टर। क्या बच्चों? पावर फैक्टर। इसे शॉर्ट फॉर्म में PF कहते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे PF, पावर फैक्टर। ये क्या होता है? तो बच्चों पावर फैक्टर की डेफिनेशन होती है इट इज द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन, इट इज द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हाँ, ये वोल्टेज और करंट कौन से वाले हैं? इंस्टेंटेनियस, या फिर RMS भी बोल सकते हैं। बिटवीन RMS वोल्टेज एंड करंट इन AC सर्किट। तो बच्चों पावर फैक्टर क्या होगा? थोड़ा सा देखिए, थोड़ा टाइम लग रहा है पर देखिए। पावर फैक्टर की डेफिनेशन क्या है? कोसाइन का मतलब होता है कॉस। कोसाइन ऑफ एंगल, ये एंगल किसके बीच बन रहा है? तो ये एंगल बन रहा है किसके बीच? वोल्टेज एंड करंट के बीच। और बच्चों आप जानते हैं वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को फेस एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर कॉस ऑफ एंगल, ये एंगल जो होगा वो क्या होगा? कॉस फाई होगा। क्या होगा बच्चों? कॉस फाई होगा। अब बच्चों कॉस फाई, कभी आप कॉस फाई में बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगाए, इस डायग्राम में लगाए, तो बेस क्या मिलेगी? VR।
हाइपोटेनियस क्या मिलेगी, V। इस डायग्राम में लगाएं तो बेस मिलेगी VR और हाइपोटेनियस मिलेगी V, और आप LCR सर्किट में लगाएं तो भी बेस VR मिलेगी और हाइपोटेनियस V। अभी हमने VR/V 3 बार लगाया, तो कभी हम cos phi में लगाएं, क्या लगाया बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस मिलेगी VR और हाइपोटेनियस मिलेगी V। ये दोनों ही RMS वैल्यू है, मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये RMS वैल्यू ही है। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला आ रहा है cos phi इक्वल्स टू VR/V। VR को मैं कह सकता हूँ IRMS इंटू R, और VRMS को मैं कह सकता हूँ IRMS इंटू Z। तो IRMS से IRMS कैंसिल, तो पावर फैक्टर के फॉर्मूले आ गए cos phi इक्वल्स टू R/Z। R/Z। और बच्चों आपको Z निकालना आना चाहिए। सर Z क्या होता है, तो Z होता है इम्पिडेंस, और याद कीजिए इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है √R² प्लस, कभी RL सर्किट की बात करें तो R² प्लस XL² होगा, और कभी XC सर्किट की बात करें तो C सर्किट की RC सर्किट की बात करें तो R² प्लस XC² होगा, और कभी हम RLC सर्किट की बात करें या LCR सर्किट की बात करें तो Z जो होता है √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम आते हैं। तो ये पावर फैक्टर होता है, क्या होता है बच्चों, ये पावर फैक्टर। इस पे आप स्टार ज़रूर लगा लें, ये एग्जाम में पूछा जाता है पावर फैक्टर। तो अभी इस पावर फैक्टर का पावर से क्या लेना देना और इसका नाम पावर फैक्टर क्यों पड़ा, तो देखिए मैं पावर फैक्टर नाम क्यों पड़ा इस बारे में थोड़ी सी चर्चा बताना चाहूँगा। आपको पता चल जाएगा कि इसका नाम पावर फैक्टर क्यों रखा और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप कहेंगे बच्चों बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला सिर्फ V इंटू आई नहीं होता है। आप बता सकते हैं क्या होता है, तो VRMS IRMS cos phi। मतलब सिर्फ आप V और I को मल्टीप्लाई करके पावर नहीं निकाल सकते। आपने अभी डेरिवेशन देखा और डेरिवेशन में ये देखा कि कभी आपको एवरेज पावर निकालनी है तो V का I से मल्टीप्लाई होगा, पर V और I का मल्टीप्लाई एक और चीज से होगा जिसका नाम है cos phi। मतलब पावर को डिसाइड करने वाला फैक्टर सिर्फ V इंटू आई नहीं है, पावर को डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है, ये वाला है, और इसी को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। मतलब पावर को डिसाइड कौन करेगा, cos phi, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, पावर फैक्टर। सही है। तो ये जो P एवरेज है, इस P एवरेज को कहते हैं एक्चुअल पावर, और ये जो V इंटू आई है, V इंटू आई जो है ये कौन सी है, अपेरेंट पावर। क्या है बच्चों, अपेरेंट पावर। से अपेरेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कभी क्लास 10th में आप नज़र डालें तो क्लास 10th में आपको याद होगा कि यार पावर तो हमेशा V इंटू आई होता है, तो V इंटू आई करेंगे तो आपको पावर मिल जाएगी, पर वो पावर सही पावर नहीं होगी क्योंकि ये पावर एक्चुअल पावर नहीं है, ये अपेरेंट पावर है। आपको पावर निकालनी है इसी सर्किट में तो आपको इसके साथ V इंटू आई के साथ एक चीज़ को और मल्टीप्लाई करना होगा, और उस चीज़ को मल्टीप्लाई करने से आपको एक्चुअल पावर मिलेगी, और ये मल्टीप्लाई फैक्टर को हम क्या कहते हैं बच्चों, पावर फैक्टर। क्या कहते हैं बच्चों, पावर फैक्टर। क्लियर है। तो पावर फैक्टर का हमारे पास एक बार और इसको देख लेते, तो VRMS का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, IRMS इंटू Z होगा, और IRMS का फॉर्मूला क्या होगा, तो IRMS का फॉर्मूला होगा IRMS होगा, और cos phi का फॉर्मूला हम 4 बार निकाल चुके हैं, cos phi का फॉर्मूला होगा R/Z, है ना। सब कुछ लिखने के बाद क्या होता है, R/Z। cos phi की वैल्यू क्या होती है, R/Z। Z से Z कैंसिल, तो बच्चों एवरेज पावर हमेशा कितनी आएगी, I² इंटू R। चाहे R सर्किट हो, चाहे L सर्किट हो, नहीं सॉरी, चाहे कौन सा सर्किट हो, R सर्किट हो, चाहे RL सर्किट हो,
चाहे RC सर्किट हो या चाहे कौन सा सर्किट हो, LCR सर्किट हो। और सर कभी L सर्किट हुआ तो L सर्किट तो पावर कंज्यूम करता ही नहीं है, C सर्किट भी पावर कंज्यूम करता ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ कि P एवरेज 0 होता है। P एवरेज 0 होता है किसके लिए? L सर्किट के लिए और C सर्किट के लिए। इससे एक बात पता चली होगी, जैसे ही R शब्द आया तो पावर होगी I²R, और जैसे ही इंडिविजुअल L आए या C आए तो पावर होगी कितनी? 0। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। इसे जल्दी से क्या कर ले बच्चों, नोट डाउन कर ले।